मुंबई अंडरवर्ल्ड एक ऐसा नाम जो 80 और 90 के दशक में अखबारों की सुर्खियों में रहता था। कभी जबरदस्ती वसूली, कभी हत्या तो कभी बम विस्फोट। आए दिन उनके किसी न किसी अपराध की खबरें आती रहती थी। पर आजकल ना ही हम मुंबई अंडरवर्ल्ड की कोई खबर सुनते हैं और ना ही अखबारों में उनके अपराधों के कोई लेख छपते हैं। तो अचानक से कहां गायब हो गया मुंबई अंडरवर्ल्ड? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उनकी पूरी कहानी को। आज के इस वीडियो में अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास शुरू से लेकर अंत तक हम जानने वाले हैं। तो बस बने रहो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी भारत की आजादी से भी पहले की है। उस समय के डॉन अपने संबंधित समुदाय के समर्थन पर निर्भर करते थे। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। ये वो दशक था जब मुंबई सिर्फ 3 लोगों के नाम से जाना जाता था। नंबर 1 अफगानी मुंबईकर करीम लाला उर्फ पठान, तमिलनाडु से आया हुआ हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धा भाई। ये तीनों 1930 में मुंबई आकर बसे थे और इन डॉन में 3 सबसे पावरफुल डॉन थे। बॉम्बे बंदरगाह में आपराधिक गतिविधियां करने वाले करीम लाला और उनके साथी गिरोह को अफगान माफिया या पठान माफिया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो अफगानिस्तान के कुनर प्रांत से आए हुए पाश्तून्स थे। चरस तस्करी, फिरौती वसूली, अवैध जुआ और सोने की तस्करी उनकी कमाई के मुख्य स्रोत थे। हाजी मस्तान या मस्तान हैदर मिर्जा एक मुंबई में स्थित तमिल गुंडा था जो मुंबई का पहला सेलिब्रिटी डॉन बना। मस्तान 1926 में तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुआ था और 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आया था। वहां उसने पहले अपने पिता के साथ क्रॉफोर्ड बाजार के एक साइकिल मरम्मत की दुकान में काम किया और इसके बाद बॉम्बे बंदरगाह में एक कुली का काम करने लगा और यहीं से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई। आगे जाके उसने करीम लाला के साथ मिलकर सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी की और लाखों रुपए कमाए और आगे जाके वो इस काली कमाई को निर्देशकों के माध्यम से फिल्म उद्योग में भी निवेश करता था। वरदराजन मुदलियार, जिसे लोग वर्धा भाई के नाम से भी जानते थे, वो एक तमिल गुंडा था। उसने अपना जीवन एक कुली के तौर पर शुरू किया था और बाद में अवैध शराब के व्यापार से उसने आपराधिक दुनिया में अपना कदम रखा। आगे जाके वरदराजन ने हाजी मस्तान के साथ मिलकर बॉम्बे बंदरगाह से माल चुराना शुरू किया और साथ ही नशीले पदार्थों के व्यापार में भी अपना हाथ डाला। ये तीनों तलवारें होने के बावजूद भी सब कुछ बिना किसी रोक टोक के आसानी से चल रहा था। पर जैसे तैसे करके इन तीनों का दबदबा मुंबई पर बढ़ रहा था। 20 से 25 सालों के दौरान एक बच्चा मुंबई का चौथा हिस्सा लेने खड़ा हो रहा था। दाऊद इब्राहिम कास्कर, रत्नागिरी का एक कोंकणी मुस्लिम। इन डॉन्स की कहानी में एक नया मोड़ दाऊद इब्राहिम के साथ आया, जिसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को पलटकर रख दिया। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक मुख्य हवलदार थे, जिसकी वजह से दाऊद का बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में गुजरा। उसने काफी कम उम्र में ही आपराधिक दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि केवल 19 साल की उम्र में ही उसने उस समय के बड़े डॉन हाजी मस्तान से दुश्मनी मोल ले ली थी। जब हाजी मस्तान के पठान गिरोह के कुछ लड़कों ने दाऊद गिरोह के 2 लड़कों को मारा था। बस यही थी वो शुरुआत, जहां पर 2 पत्थर टकराने लगे और चिंगारियों का धुआं उठने लगा था। सन 1974 में दाऊद को एक टिप मिला कि हाजी मस्तान के 4.25 लाख किसी को शक न हो, इसीलिए एक टैक्सी के जरिए ले जाया जा रहे हैं। और यह सुनकर दाऊद को इसमें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। उसने अपने गैंग डी कंपनी को तुरंत ही इकट्ठा किया और उस टैक्सी पर धावा बोल दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उन्हें बाद में पता चला कि वो पैसे असल में पड़ोस के मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे, मस्तान के नहीं। लेकिन चोरी तो हो चुकी थी, वो भी पूरे 4.25 लाख की, जो कि उस समय में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था और इसीलिए ये लूट उस पूरे दशक की सबसे बड़ी डकैती बन गई। दूसरे दिन जैसे ये न्यूज़ दाऊद के कानों तक पहुंची, डर के मारे उसका गला ही सूख गया, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और नहीं, दाऊद के अपने खुद के पिता इब्राहिम कास्कर, जो मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे, वही खुद कर रहे थे। दाऊद की इस हरकत का पता लगते ही तुरंत उन्होंने उन लड़कों को धर दबोचा और दाऊद को तो बैल से पीटते पीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए। लेकिन फिर उस पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दाऊद को छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि दाऊद खबरी का काम करेगा और पठान गैंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचाएगा और उसका सफाया करने में मदद करेगा। अब ये पुलिस की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि दाऊद ने डकैती पैसों के लिए नहीं, बल्कि हाजी मस्तान को सबक सिखाने के लिए की थी। सो यहाँ पर सिर्फ एक बदले के लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठा सकता था, तो उसी बदले को पूरा करने के लिए मुंबई पुलिस का खबरी क्यों नहीं बन सकता है और इस गैंग को डिस्ट्रॉय करने में क्यों नहीं मदद करेगा।
बस फिर दाऊद ने अपने क्राइम जर्नलिस्ट दोस्त इकबाल नैतिक के साथ मिलकर पुलिस को पठान गैंग के गैंगस्टर की लोकेशन बतानी शुरू कर दी और इसके बदले में पुलिस दाऊद के छोटे मोटे क्राइम्स को भी अनदेखा कर रही थी। और कुछ सालों तक सब कुछ कुशल मंगल ऐसा ही चलता रहा। पर पुलिस को शायद इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि दाऊद असल में इंसान के रूप में एक सांप भी निकल सकता है। एक ऐसा सांप जो अपने बिल में ही बैठकर मुंबई पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके पूरे मुंबई पर राज करने का सपना देख रहा है। फिर उसके कुछ साल बाद आया 70 का दौर, जब बिल्कुल दाऊद के प्लान के मुताबिक पठान गैंग के कई सारे मेंबर्स पकड़े जा चुके थे। उनका एक्टिंग लीडर हाजी मस्तान भी 18 महीने की सजा काट रहा था और बाकी के 2 डॉन करीम लाला और वर्धा भाई भी डर के अंडरग्राउंड हो चुके थे। और उसी दौरान इंदिरा गांधी ने भी नेशन वाइड इमरजेंसी लागू कर दी थी। सो इस सब का नतीजा हुआ कि दाऊद का एक कंपेटिटर पठान गैंग बिना किसी लड़ाई के मैदान से बाहर हो गया। नाउ नो राइवल और मार्केट फुल ओपन। तो दाऊद ने सीधा पठान और मस्तान के सारे इलीगल बिजनेस पर तुरंत ही हाथ मार लिया, उन पर कब्जा कर लिया और चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते डी कंपनी पठान गैंग के जितनी ही पावरफुल हो गई। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये गैंगस्टर्स काफी टेरिटोरियल जीव होते हैं, जिनकी ईगो उनके कद से भी ऊंची होती है। सो क्या पठान गैंग ये सब शांति से बस ऐसे ही ताड़ते रहने वाला था? जी नहीं। इमरजेंसी के बाद तीनों हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा भाई थोड़े बूढ़े और ठंडे पड़ चुके थे। लेकिन करीम का भतीजा समाज खान चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं था। थोड़ा समय जाके याद करो, दाऊद ने तो अपने भाई बंधुओं के पिटने का पठानों से बदला लिया था, उनके इलाके से 4 करोड़ 75 लाख रुपए चुराकर। लेकिन पठानों का तो जवाब आना अभी बाकी था और समाज खान के पास इसके लिए एक तरकीब थी। उसे सबसे पहले तो अपने गैंग के टॉप मेंबर्स सईद बाटला, आयुब लाला, आमिरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर 1977 में दाऊद के एक दोस्त इकबाल नैतिक को तड़पा कर मार डाला। अब बात यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन फिर 1981 में अपनी इसी गैंग में एक नए गैंगस्टर मान्या सुर्वे को जोड़कर दाऊद के बड़े और सगे भाई शाबीर कास्कर को भी दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून डाला। इस हत्याकांड का नतीजा ये हुआ कि 1982 में मान्या सुर्वे तो एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन वो दाऊद इब्राहिम जो अब तक छोटे मोटे कांड किया करता था, अब वो एक फुल फ्लैश डॉन बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। क्योंकि अब बात आ चुकी थी अपने ही खून के बदले की। सो उसने सबसे पहले वर्धा भाई जैसे बड़े माफियाओं के लिए काम करने वाले राजन नायर उर्फ बड़ा राजन कौन खूबियों में से एक अमीर ज्यादा की सुपारी दी और इसने अमीर ज्यादा को बॉम्बे सेशन कोर्ट के बीचों बीच खुलेआम गोली से उड़ा दिया। अब इतना सब होने के बाद आग बुरी तरीके से लग चुकी थी और यही आग फैल के दोनों भी गैंग को खत्म करने वाली थी। क्योंकि जाहिर सी बात है पठान गैंग ने इसे सहकर नहीं लिया। अब भले ही बड़ा राजन गैंगस्टर वर्ल्ड में एक जाना माना खिलाड़ी था, लेकिन वो असल में अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के चक्कर में इस 2 नंबर के धंधे में आया था। सो अमीरजादा के मर्डर के 1 महीने के अंदर अंदर ही बड़े राजन को भी सेम उसी तरह एक कोर्ट में टपका दिया गया। लेकिन अब्दुल कुंजू नाम के एक ऐसे लोकल गुंडे द्वारा जिसने राजन की गर्लफ्रेंड को भी उससे छीना था। मतलब यहाँ पर सार्वजनिक देख रहे हों, टेक्निकली पठान गैंग ने बड़े राजन पर डबल घाव किया था, उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीनकर और उसका मर्डर करवाकर। और ऐसा अक्सर ये गैंगर्स करते हैं पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाकर। इसके अलावा ये गैंग ऐसा काम इसीलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये भी समझ में आ जाए कि ये काम किसने करवाया होगा। असल में उन दिनों बड़े राजन का एक शागिर्द, एक चमचा हुआ करता था, राजन निखलजे उर्फ छोटा राजन। अपनी गुरु की मौत से छोटा राजन पूरी तरीके से तिलमिला गया। वो डेस्पेरेटली कुंजू से अपने बड़े राजन के खून का बदला लेना चाहता था और इसीलिए जब एक दिन क्रिकेट टेस्ट कुंजू एक मैदान पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तब छोटा राजन ने मैदान के बीच में ही सबके सामने उसका मर्डर कर दिया। अब इससे छोटा राजन बन गया बड़ा राजन गैंग का इकलौता लीडर। अब भले ही बाकी किसी ने उसकी को अप्रिशिएट किया या ना किया हो, एक इंसान ने जरूर किया। यस, दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद ने तुरंत ही छोटा राजन के साथ अपनी डोर और जोड़ ली और समाद खान को मारने के लिए अपने गैंगस्टर दोस्त रामभाई नायक और बाबू रेशम के साथ साथ उसे भी भेज दिया। इन तीनों ने शमाद खान जैसे एक बड़ी मछली को फंसाने के लिए एक खूबसूरत लड़की के जरिए एक ट्रैप बिछाया और 1984 में उसे एक ओयो टाइप के होटल की लिफ्ट में गोलियों से भून दिया। यानी कि अब दाऊद के भाई शब्बीर के कातिलों में से आधा से ज्यादा डाउन हो चुका था, अमीर ज्यादा डाउन हो चुका था और समाद खान भी डाउन हो चुका था। अब बचा कौन? आलम से पठान सहित बाटला और आयुब लाला। लेकिन इनका भी गेम बचता है। इससे पहले ये खबर आती है कि आलमजेब और सईद बाटला पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और अयूब लाला मुंबई से फरार हो गया।
यानी कि दाऊद के सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे, लेकिन अपने भाई के खोने का दर्द अब भी किसी आग की तरह उसके सीने में जल रहा था, और इसीलिए उसने सोचा कि पठानों ने उसके भाई को मारा था, तो पठान गैंग के ओरिजिनल लीडर करीम लाला के भाई रहीम खान अभी भी जिंदा क्यों है? भाई के खून का बदला अभी तो भाई के खून के साथ ही होना चाहिए। और बस फिर दाऊद ने और एक बार फिर छोटे राजन का नंबर घुमाया और उसे रहीम खान की सुपारी दे दी, और 1986 में उसे भी उड़ा दिया। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पठान गैंग के 3 मेजर सपोर्टर्स हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलायर ऑलरेडी काफी बूढ़े और ठंडे पड़ चुके थे, और अब फाइनली रहीम खान के मरने के बाद पठान गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया। और फिर ये वो समय था जिसके बाद से शुरू होने वाला था मुंबई में दाऊद इब्राहिम का दौर। वो दाऊद इब्राहिम जो अब पूरे बॉम्बे का इकलौता क्रिमिनल मालिक था। मुंबई का यही नया मालिक आगे जाकर अपने ही दोस्त छोटा राजन और अरुण गवली के साथ पंगा मोल लेने वाला था, और यही दाऊद इब्राहिम आगे जाकर अपने ही दोस्त रमना भाई नायक और बाबू रेशम का भी मर्डर करवाने वाला है। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, और कहानी अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हमने जाना मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरू होने की कहानी को। अब नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं मुंबई में अंडरवर्ल्ड कैसे खत्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जानकर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही किसी भी टॉपिक से जुड़े रोचक तथ्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों अमेजिंग फैक्ट अबाउट एवरी टॉपिक। जय हिंद दोस्तों।